Welcome you all once again. This is part 3 and this part will cover histone modification and their assemblage. Okay, so let begin. ठीक है, चले सो सबसे पहली बात आपको ये समझना है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. हाउ दिस मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस. पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ए मॉडिफिकेशन होता कैसे, और दूसरा what is the consequences of this modification. These 2 points is really very important to understand you guys. Before going to understand histone modification, these 2 points you always remember in mind कि how this modification takes place and इसके consequences क्या होंगे, modification के बाद क्या consequences आएंगे. चलिए देखते हैं. ठीक है, अब जब आप देखेंगे, ठीक है, तो हिस्टोन का जो एन टर्मिनस होता है, हिस्टोन का सॉरी यार जो आप एन टर्मिनस देख रहे हो ना, एल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है देखो आपका एन टर्मिनस और ये आपका सी टर्मिनस. ठीक है, तो जो आपका एन टर्मिनस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसी एन टर्मिनस में क्या हो रहा है, ये सारे मिथाइलेशन, फॉस्फोरिलेशन, एसिटाइलेशन, विथ मिथाइलेशन, फॉस्फोरिलेशन एंड सो फोर्थ. All these modification will takes place at the end terminus position of your histone. Okay? सो यहाँ पे हम H3 में बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो यहाँ पे H3 को मान के चलते हैं कि H3 का हिस्टोन है और उस पर सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं. तो एन टर्मिनस जो टेल होगा उस पर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी. ठीक है, चलिए, यूबिक्विटाइजेशन हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर होगा, मॉडिफिकेशन होगा तो उसके कंसिक्वेंसेज होंगे. ठीक है, चलिए, तो अब कौन कहाँ होता है और भी अपकमिंग स्लाइड्स में आई विल डिस्कस लॉट. बट एसिटाइलेशन क्या करता है, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑन लाइसिन एंड अर्जिनिन. मिथाइलेशन क्या होगा, सेम लाइसिन एंड अर्जिनिन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा. सेरीन एंड थ्योरीन पे फॉस्फोरिलेशन होता है और फॉस्फोरिलेशन होगा तो वो क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा. ठीक है, यूबिक्विटाइजेशन में लाइसिन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो यूबिक्विटाइजेशन टेक्स प्लेस बाय हेल्प ऑफ लाइसिन रेसिड्यू. सो दिस ऑल थिंग्स इज अंडर हिस्टोन मॉडिफिकेशन. आपको पता है यूबिक्विटाइजेशन से क्या होता है, प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है. मान लो कि अब कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रोटीन का, तो क्या होगा, प्रोटीन डिग्रेड होगा. एसिटाइलेशन क्या करेगा, मिथाइलेशन क्या करेगा, फॉस्फेट क्या करता है, कहीं एक्टिवेशन करता है कहीं इनएक्टिवेशन करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए, अब हम एसिटाइलेशन की बात करते हैं. ठीक है, तो एसिटाइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑन लाइसिन एंड अर्जिनिन, है ना. लाइसिन या अर्जिनिन, अर्जिनिन पे क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर. तो यहाँ पे आता है एक पार्टिकुलर एंजाइम जिसको हम कहते हैं हैट. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताओगे. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे आप लोग, और इम्यूनोलॉजी में पढ़ना है, और इसी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ए एंजाइम का यूज है. हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को ला करके ट्रांसफर करेगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप आकर के हिस्टोन पे आकर के लाइसिन रेसिड्यू पे आएगा तो क्या बनेगा, एसिटाइल लाइसिन. और फिर क्या होगा, एक अपोजिट होगा, हिस्टोन डी एसिटाइलेज, है ना, एच-डैक क्या करेगा, वो एसिटाइल ग्रुप को फिर से रिमूव कर देगा. ठीक है, तो ए क्या करेगा, एक्चुअली क्या होगा. सो एक्चुअली होता क्या है, जब हिस्टोन एसिटाइलेट हो रहा होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, आपका एसिटाइल ग्रुप वहां पे जाके बाइंड करता है जहां पे यू क्रोमेटिन रीजन होता है, जहां पे न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हटा रहता है और जीन इजिली एक्सेसिबल होता है. सपोज यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊं, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोसोम है, और ये बाहर की तरफ से यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लूँ ताकि आपको विजुअल हो जाए. ठीक है, ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये देखो आपका क्या है, ये आपका जेनिक रीजन है, और यहाँ पे क्या होगा, इजिली एक्सेसिबल होगा. अब पीछे वाला जो सीक्वेंस होगा इधर होगा,
वो तो एसेसेबल नहीं होगी, तो रैप है, ठीक है। तो जो आगे है वो उसे कहेंगे यूक्रोमेटिक रीजन, और जो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होगा वहाँ डीएसिटाइलेशन होगा। तो एसिटाइलेशन ऑलवेज लीड्स टू जीन फंक्शन और जीन एक्टिवेशन, एंड हेट्रोक्रोमेटाइजेशन में डीएसिटाइलेज जो एचडैक क्या करता है, हेट्रोक्रोमेटिन में चेंज कर देता है, तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा। तो एचडैक लीड्स टू जीन इनएक्टिवेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि जो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज है, क्या ये अकेले रिमॉडल, ये बहुत सारा इतना जो मॉडिफिकेशन है वो क्रिएट करता है? नो, अनदर प्लेयर इज remodeling. Sorry, remodeling is also very important for what? For your study. Okay, so modification is done through enzymes, and remodeling means what? Nucleosome remodeling is also very important, so that we will discuss. Okay, so मिथाइलेशन क्या होता है? मिथाइलेशन एक्टिवेशन भी कर सकता है और इनएक्टिवेशन भी कर सकता है, यानी कि जीन का एक्टिवेशन भी होगा और इनएक्टिवेशन होगा, दोनों प्ले होगा, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट। ओके, सो थोड़ा सा मैं देखने लगा था कि क्या हो गया, ठीक है। चलिए, सब ठीक ठाक है, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्या होगा कि मिथाइलेशन मे बी लीड टू जीन एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन। इट मीन्स मिथाइलेशन इन्वॉल्व फॉर बोथ, फॉर activation of gene or gene silencing, but this is really finely tuned. So let's understand how these things are happening. Okay, so there is a format where you can understand. Acetylation क्या करता है? Sorry, acetylation मैंने क्या बोला था? Acetylation always lead to gene activation. Phosphorylation always lead to activation. ठीक है। अब है मिथाइल, ये क्या है? मिथाइलेटेड अर्जिनिन। अर्जिनिन जब लगेगा तो देखिए H3 में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, H3 देख रहे हैं, यहाँ H3 देख रहे हैं, यहाँ H3 देख रहे हैं। तो ये भी याद रखना है कि हिस्टोन ऑक्टामर का कौन से हिस्टोन के यूनिट पे ऐसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम अभी आपको असेंबली भी सिखाएंगे, कैसे असेंबल होता है हिस्टोन ऑक्टामर, कैसे असेंबल होता है, हम आगे अपकमिंग स्लाइड्स में इसे देखेंगे, ठीक है। तो अगर मिथाइलेशन हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है? H3 पे, अगर लाइसिन 4th नंबर पे, 36 नंबर पे और 79 नंबर पे अगर मिथाइलेशन हो रहा है तो इट विल लीड टू जीन एक्टिवेशन माय डियर फ्रेंड, it is my methylation, but H3, 4, 36, 79 will leads to gene activation rather than repression or gene inactivation. But the same H3 when methylation occur on 9, 27 and H4 में अगर 20 पे होता है तो क्या होगा? जीन रिप्रेस करेगा, मतलब कि जीन की एक्टिविटी लॉस कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ यूबिक्विटिनेशन ऑफ लाइसिन जो होता है वो होता है H2B पे या H2A पे। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है और फाइनली ट्यून्ड है, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दीज ऑल सब यूनिट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और यूबिक्विटिनाइजेशन अगर हो रहा है तो यूबिक्विटिनाइजेशन ऑलवेज लीड टू रिप्रेशन, नॉट it may be repressed or may be activate when it is ubiquitination on lysine will takes place on H2B, then it lead to activation. When it work on H2A, then it will lead to gene suppression. Okay, now simulation, कभी कभी क्या होता है, सुमो ग्रुप आके अटैच होता है, ठीक है। सोमलाइजेशन होता है तो क्या होता है, ये H2B पे होता है, ठीक है, H2B पे या H2A पे होता है। अगर 6 और 7 नंबर पे या 126 नंबर पे होता है तो जीन की एक्टिविटी लॉस कर जाती है। तो ये सारी बातें आप अगर दिमाग में रखते हो तो आई थिंक दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू गाइज। सो ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू राइट डाउन दिस थिंग्स मोर एंड मोर टाइम, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज डायरेक्ट मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन पूछता है। सो अब है कोई जीन, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5' UTR, ये क्या है 3' UTR।
अब क्या है, डीएनए मिथाइलेशन और यहाँ रिप्रेशन। अगर H3 के चौथे नंबर पे एक मिथाइल अटैच होगा तो एक्टिवेशन रिप्रेशन क्या होगा, फोर्थ नंबर पे अगर एक मिथाइल होगा तो एक्टिवेशन भी हो सकता है, रिप्रेशन भी हो सकता है। अगर मोनोमिथाइलेशन है तो 1 मीन्स मोनोमिथाइलेशन, ठीक है। और H3K49 में डाई मिथाइल ग्रुप है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो एक्टिवेशन रिप्रेशन में कुछ भी हो सकता है, वी कांट से एनीथिंग। बट H3K9 ट्राई मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो रहा है लाइसिन पे तो इट्स ऑलवेज लीड टू जीन एक्टिवेशन, और दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR एग्जाम। और एसिटाइलेशन भैया ऑलवेज लीड टू एक्टिवेशन, ध्यान ही नहीं देना है। बट H3K9 डाइमिथाइलेशन लीड टू रिप्रेशन, when H3K9 ट्राइमिथाइलेशन लीड्स टू, देखो सारा स्टोरी बदल रहा है, यानी मोनोमिथाइलेशन, डाइमिथाइलेशन, ट्राइमिथाइलेशन ऑलवेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी डोंट नो क्या होगा। H3K ट्राइमिथाइलेशन 27 पे अगर हो रहा है लाइसिन पे तो भैया रिप्रेशन होगा, ठीक है। H3K 36 पे ट्राइमिथाइलेशन होगा तो एक्टिवेशन होगा। तो दिस स्लाइड इज रियली अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, ट्राई टू write down these things. It's really direct type group B question can be asked from this slide. Now we will come to know how this histone octamer is assembled. सबसे पहले H3H4 आपस में आएंगे, डाइमर फॉर्म होगा, ठीक है। और यह H3H4 क्या करेगा, टेट्रामरिक फॉर्म बनाएगा। पहले डाइमर बनाएगा फिर टेट्रामर बनाएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, टोटल क्या चाहिए, 8 चाहिए, ऑक्टामर चाहिए। तो पहले क्या होगा, H3H4 आएगा, देखिए यहाँ पे एक H3 H3 ये दोनों मिला डाइमर बनाया, ठीक है। फिर H3H4 एक आएगा और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, टेट्रामर बनाएगा। उसी तरह से फिर H2A H2B आएगा, डाइमर बनेगा, फिर ये दोनों आएंगे, फिर टेट्रामर बनेगा। और ए टेट्रामर मिलकर के क्या बनाएंगे, सारे मिलकर के एक असेंबल हो जाएंगे और फिर बना देगा हिस्टोन ऑक्टामर। 4 + 4 कितना, 8, 8 मीन्स ऑक्टामर। समझ में आया? चलिए इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही था, ठीक है। चलो अब भैया ये क्या है, ये तो बहुत कुछ आ गया। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहला काम क्या है, H3 और H4 का टेट्रामर बनना। सबसे पहले क्या होगा, डाइमराइज करेगा और फिर क्या होगा, टेट्रामर बनेगा, ठीक है। कैसे बना, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कौन है, क्रोमाटीन असेंबली फैक्टर 1। दिस कॉम्प्लेक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, असेंबली H3 एंड H4। H3 एंड H4 को असेंबल करने के लिए क्या आता है, A आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपने देखा भी है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, CF1 सॉरी CAF1। तो CAF1 क्या करता है, इसको वहाँ पे असेंबल कराने में हेल्प करता है। कैसे कराता है आप देखो, ठीक है। एक रेप्लिकेटिंग कपलिंग असेंबली फैक्टर RCAF contains subunit that is ASF1 which bind to newly synthesized H3 and H4 protein. The old H3 and H4 protein retain their chemical modification which contribute to the passing down epigenetic signature. Epigenetic signature को कंट्रोल करने के लिए वो क्या होगा, पास डाउन करेगा। And the newly synthesized H3 and H4 protein is gradually acetylated. Acetylate होगा तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा at different lysine residue as a part of chromatin maturation process. This also thought that old H3 and H4 protein in the new nucleosome recruit histone modifying enzyme that makes a new histone contributing to the epigenetic memory. तो एक मेमोरी भी बनेगा जो क्या होगा, ओल्ड वाले से बनेगा, और ओल्ड जो H3 H4 होगा वो न्यू न्यूक्लियोसोम को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये H3H4 के लिए काम करेगा। अब एक और है, वो है NAP1। तो भैया ये NAP1 क्या करता है, H2HB का डाइमराइजेशन करता है। तो NAP1 के बारे में थोड़ा अब हम देखते हैं। तो इसको हटा दें, बहुत कचड़ा लग रहा है आपको। चलिए तो NAP1 क्या करता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। द ओल्ड H2H2B histone protein are released and degraded. Therefore,
newly assembled H2A and H2B protein are incorporated into new nucleosome। वहाँ पे old, यहाँ पे new, देख रहे हैं पूरी स्टोरी चेंज है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो आप वाटसन की बुक उठाइए, वहाँ पे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को लिखा गया है, ठीक है। H2A and H2B are assembled into dimer which then loaded onto a nucleosome by the nucleosome assembly protein 1, that is NAP1, nucleosome assembly protein 1 that help to dimerize H2A and H2B। वहाँ पे आया था आया था ना CF1, यहाँ पे आ रहा है NAP1। ये सारे मिलकर के क्या करेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया बात। और ये हिस्टोन ऑक्टामर क्या होगा, लोड होगा। अब मैंने आपको बताया था कि एन टर्मिनस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर मॉडिफिकेशन। एंड सी टर्मिनस का क्या यूज है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करोगे, ठीक है। और सी टर्मिनस का काम शायद आपको पता चल जाए क्योंकि आगे स्लाइड्स में है भी, लेकिन आप कमेंट करने की कोशिश करो, आप अपने आप से आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। चलो यहां पे देखो क्या हो रहा है, एन टर्मिनस क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। देखो डीएनए जब रैप हो रहा है तो एन टर्मिनस क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। और इसी कारण ये जो एन टर्मिनस जो बाहर है, इसीलिए इन पे मॉडिफिकेशन होता है और हिस्टोन मॉडिफिकेशन आसानी से दिखता है। लेकिन सी टर्मिनस पे क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कोर में चला जाता है। देख रहे हैं कोर के अंदर चला गया सी टर्मिनस, ठीक है। जितने सी टर्मिनस है वो कोर में चले गए, असेसेबल ही नहीं। तो मॉडिफिकेशन एन टर्मिनस पे क्यों होता है, आपको आंसर शायद मिल गया होगा, और नहीं मिला तो आप जानो, ठीक है। चलो अब एक चीज और है, आप प्रोटीएज ट्रीटमेंट करके एन टर्मिनस का जो एक्सपोज्ड है उसे आप हटा सकते हो। सबसे बढ़िया ट्रिप्सिनाइजेशन करो, ट्रिप्सिन जैसी डालोगे, सारे के सारे लाइसिन रेसिड्यू को सी टर्मिनस पे कटेगा और भैया हो जाएगा आपका राधे राधे। तो याद रखना, लाइसिन है नर्जनीन, ट्रिप्सिन से क्या होता है, कट जाता है। तो इसीलिए कटने के कारण क्या हो गया भैया, आपका जो हिस्टोन है एन टर्मिनस वो खत्म हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, आपकी जीन की एक्टिविटी लॉस कर जाएगी। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है जो यहाँ यूज होता है, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूक्लियोसोम को प्यूरिफाई करना है और फिर उसकी स्टडी करना है। तो क्या किया गया, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एमिनेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोसोम को कट करता है, ठीक है। कई न्यूक्लियोसोम होगा, उसे क्या करेगा, कट करेगा। तो एमिनेज उसे कट करेगा और डाइजेस्ट विथ माइक्रोकोकल न्यूक्लियेज। दो, पहले एमिनेज ट्रीटमेंट करो, फिर डाइजेस्ट करो उसको माइक्रोकोकल न्यूक्लियेज से। जब आप न्यूक्लियस से जब इसे डाइजेस्ट कर दोगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा, ये यहाँ पे है, जैसे चिप होता है, दो तरह का चिप होता है, एक एक्स चिप होता है, एक एन चिप होता है। दोनों का प्रोसीजर अलग है। बिकॉज यू आर जस्ट अ एमएससी स्टूडेंट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट चिप। आई विल व्हेनेवर आई विल डिस्कस चिप, देयर आई विल डिस्कस बोथ ऑफ द चिप, एन चिप एंड एक्स चिप। अगर आप जानना चाहो तो नेट पे टाइप करो और आप देख सकते हो एन चिप क्या होता है, एक्स चिप क्या होता है। चिप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। चिप क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन को चेक करता है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे डीएनए क्या है, आपका डीएनए है, और ये प्रोटीन क्या है, हिस्टोन है। तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, चिप कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, एम्सा कर सकते हो। एम्सा इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैचमेंट एंड डीएनए। तो डीएनए प्रोटीन अगर इंटरेक्शन स्टडी करना हो तो चिप यूज कर सकते हो और इम्सा यूज कर सकते हो। इम्सा का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चलो, तो एक टेक्निक आज तुम्हें बताए, ये लेकिन डायरेक्ट है। आई विल डिस्कस अ लॉट अबाउट एम्सा, आई विल मेक ए लेक्चर ऑन एम्सा ओनली एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट एम्सा, ओके। तो एम्सा और चिप किस लिए यूज होता है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। यहाँ पे भी आप डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन चेक करो, इसलिए चिप में इसका यूज करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए, जैसे ही आप डाइजेस्ट करोगे तो आपको, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपका सिर्फ डीएनए जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, इतना बेस पेयर मिलेगा। लेकिन जब आप पूरा न्यूक्लियोसोम लेके देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 200 बेस पेयर के नियरली आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब रन करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आया है बात। चलिए, और यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करना है या देखना है तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे रेसिड्यू पे मिथाइलेशन होता है, कैसे फॉस्फोरिलेशन होता है,
यही चीज़ लैलिंजर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे मिथाइलेशन H3 पे कहीं एक्टिवेट करता है, कैसे जीन साइलेंसिंग होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेज नंबर दिया हुआ है दोस्त, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस पेज नंबर पे जा कर के आप देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, बट एट लास्ट। अगर आप अभी कहोगे तो अभी भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हमको दिखाने का कोई इच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ATP डिपेंडेंट रिमॉडलिंग। ओके, तो चलिए आपको हम दिखाई देते हैं अभी, क्योंकि रिमॉडलिंग को हम नेक्स्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि कैसे होगा तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे उसी पेज पे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये हमारा लैलिंजर पहले से मैंने खोल के रखा था, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्या इपीजेनेटिक्स, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर एंड हिस्टोन वेरिएंट्स, यहाँ पे आपको ये पूरा दिया हुआ है पेज नंबर 966 पे। लैलिंजर खोलिएगा। आई हैव ऑलरेडी गिवन द बुक। अगर आप में से किसी को ये बुक चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आई विल रियली हेल्प यू, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं, देख रहे हैं Hc3.3, H2AZ, ये सब क्या है, हिस्टोन के यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया ताकि आपको थोड़ा पता चल पाए, क्योंकि किसका क्या यूज है और कैसे। देखो क्रोमाटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ये देखो चिप है ना, चिप का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोमाटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। ओके, सो यहाँ पे ये फिगर इसलिए मैंने दिया था कि कैसे कोई जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही स्लाइड मैंने वहाँ पे कट करके लगाया था आपको समझने के लिए, ठीक है। समझ में आया बात, देखिए, ठीक है। और इस SMC के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भैया हमारा कहानी यहाँ का, ठीक है। अब हम सेकेंड लेक्चर को देखने से पहले इसी में हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, ताकि आराम से हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा था ना डिस्कस करेंगे, कंडेंस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और मेंटेन्ड बाय SMC प्रोटीन। सो व्हाट इज SMC? अभी आपने पढ़ा कि द थर्ड मेजर क्लास ऑफ क्रोमेटिन प्रोटीन इन एडिशन टू हिस्टोन एंड टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज को भी हम डिस्कस करेंगे इसी में। और SMC क्या है, थर्ड है, पहला हिस्टोन, दूसरा टोपोआइसोमरेज और तीसरा SMC। तो आपके हिस्टोन में ये तीनों प्रोटीन मिलेंगे, यानी क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है ये 3 प्रोटीन से ही बेसिकली कंपोज है, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या है, 5 डिस्टिंक्ट डोमेन है। सारे डोमेन को हम देखने की कोशिश करेंगे। एक है एंड टर्मिनस, सॉरी यहां से ले लें, पेन उठा लिया, ये है आपका एंड टर्मिनस और ये है आपका सी टर्मिनस, ठीक है। तो एंड टर्मिनस क्वाइल्ड है, और एक क्वाइल्ड जब होगा और हिंज रीजन से क्या होगा, ये एस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये बी में ऐसे बन गया, ठीक है। ए देखो हिंज से क्या हो गया, ऐसे बना, ठीक है। और ए बना कोहेसिन और ए बना कंडेंसिन। तो SMC1 और SMC3 मिलकर के बनता है कोहेसिन, SMC2 और SMC4 मिलकर के बनता है कंडेंसिन, ठीक है। इनका क्या उपयोग है ये हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक और प्रोटीन है, क्या है, क्लेनिसिन। तो क्लेनिसिन क्या करता है, चलिए देखते हैं। ये क्या करता है, लोड होने में मदद करता है, देख रहे हैं, कभी क्लोज कभी ओपन, देख रहे हैं। ATP आया तो क्लोज कर दिया, ATP जब हाइड्रोलिसिस हो गया, ATP ADP और PI में कन्वर्ट हो गया तो देखिए ओपन हो गया। तो ये जो प्रोसेस है मेंटेनेंस का वो क्या है, ATP डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ें इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा देखते हैं, है ना। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ SMC प्रोटीन 5 डिस्टिंक्ट डोमेन है, ठीक है। एक एन टर्मिनल डोमेन होगा, एक सी टर्मिनल होगा, ATP बाइंडिंग साइट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ना। डायमेरिक प्रोटीन होगा जो V शेप का होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम ऑफ SMC प्रोटीन, है ना, बैसिलस thuringiensis में। कोहेसिन किसी तरह बना हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोहेसिन आर मेड अप ऑफ पेयर ऑफ SMC1 एंड SMC3, देख रहे हो।
और कंडेंसिन किसका बना हुआ था, SMC2 और SMC4 का कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। और ये यूकैरियोट में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें ATP हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, इनके डोमेन ओपन और क्लोज होते हैं। जैसे ATP हाइड्रोलिसिस होगा, ओपन होगा और फिर बाद में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और छोटी सी बात इसी में करें कि कैसे कैसे कोहेसिन काम करता है और कैसे कैसे। तो आप ये देख रहे हो क्या है, ये है आपका सेल साइकिल का फेज। ये मेरे से कोई नहीं पूछेगा, सब लोग जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो वेट करो, सेल साइकिल जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे दोबारा, ठीक है। G1 है, S है, G2 है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, और फिर G1 आएगा। और इसके G1 और नेक्स्ट G1 के बीच में एक क्या होता है, रेस्ट फेज होता है, उसे हम कहते हैं G0। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन का कोई काम नहीं होता है, यहाँ पे जस्ट क्या करता है, सेल मैच्योर हो रहा होता है, क्योंकि उसको पता है अभी जाएंगे तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा उनका, क्योंकि जीवन जैसी लेट जीवन में जाएंगे उनका सारा बटने की तरीका, जो प्रोटीन है उनके अंदर के सारे कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, डबल होने लगेंगे। और एस फेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होने लगता है, मतलब कि दुगना होने लगता है हर चीज़, ताकि उसको पता है कि आगे जाके हमको डिवाइड होना, ठीक है, तब दुगना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम का ये सेंट्रोमियर है। कोहेसिन सबसे पहले आएगा और ये सिंगल स्टैंडर्ड को बाइंड करने लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस फेज में रेप्लिकेशन होने लगेगा, तो सेंट्रोमियर का ऊपर का रीजन देखिए, इधर से न्यू सिंथेसिस हो रहा है और यहाँ से नीचे सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब इसको सिंगली कंट्रोल करने के लिए कोहेसिन आ रहा था। जब सॉरी होमोलोगस क्रोमोजोम बना तो अब कौन आ रहा है, यहाँ आया था कोहेसिन, जो कि रिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा था होमोलोगस क्रोमोजोम को। और कंडेंसिन क्या करेगा, इसको इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसको क्या करेगा, कंडेंस करेगा, मतलब छोटा करेगा, यानी पैकेजिंग हो रही है। पैकेजिंग होने का मतलब क्या है, अब उनके बीच का जो न्यूक्लियोसोम है वो और टाइटली पैक होगा। कंडेंसिन का काम क्या है, और ज्यादा टाइट करके उसको पैक कर देना। और एक कहाँ शुरू होगा, लेट G2 फेज से और प्रोफेज में। एम फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है ना, तो प्रोफेज क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है ना, टीलोफेज यहाँ से गायब है, ठीक है, तो टीलोफेज भी होता है, ठीक है। तो वो सारा चीज में जाकर के क्या होता है, एम फेज मतलब डिवाइडिंग फेज। एक होता है इंटरफेज, तो G1, S और G2 क्या है, इंटरफेज है। यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कंडेंसिन क्या करेगा, बिल्कुल कंडेंस करने की कोशिश करेगा। कोहेसिन क्या करेगा, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जब बन रहा होगा, हम चूंकि सेल साइकिल में जाना नहीं चाहते फिर भी घुसे जा रहे हैं, ठीक है, बट आपको धीरे धीरे कोशिश करना है, इन सब चीज़ों को मेमोराइज करना है। यू हैव टू फोकस की हाउ सेल साइकिल इज प्रोग्रेसिंग। आपके यहाँ के सामने चल रहा होगा सारा चीज़। अब एनाफेज के अर्ली एनाफेज में क्या होगा, सेपरेज आएगा, जो कि इसको कंडेंसिन को क्या करेगा, सेपरेट करने लगेगा। सेपरेट होते ही जो आपका कंडेंस फॉर्म DNA था वो फिर से रिलैक्स होगा, और फिर से रिलैक्स होने के बाद फिर से यही हालात में पहुंच जाएगा, समझे। तो कंडेंसिन जैसे ही गायब, फिर डंडा खड़ा। समझ में आया, आई थिंक यू गॉट एवरीथिंग अबाउट दैट। तो प्लीज ट्राई टू फोकस, ट्राई टू, ये लेलेंजर का कटा हुआ पॉइंट है, आप उसको अच्छे से देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है फिर से डिस्कस कीजिए, बार बार डिस्कस कीजिए ना। कोहेसिन कंडेंसिन के बारे में लिखा हुआ है, आराम से रोकिए और पढ़िए, हमने आपको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अब हम थोड़ा टेलोमियर के बारे में बात कर ले। टेलोमियर कहाँ होता है भैया, तो ये देख लो, टेलोमियर होता है लास्ट छोर पे, क्रोमोसोम के कोने में, ठीक है। यूनिक सीक्वेंस है जो जीन कोड करेगा, है ना। तो ये सारे रिपीट्स होंगे बीच में। ये आपका जेनिक रीजन है। सेंट्रोमियर तो भैया बहुत टाइटली पैक होता है, सेंट्रोमियर के रीजन में जीन होना बड़ा मुश्किल है। और टेलोमियर अगर गायब होने लगा तो भैया उस सेल को तो मरना ही मरना है। तो टेलोमेयर क्या होता है, मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे हम आपको बस फ्लेवर देना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव टू कवर दिस ऑल थिंग्स, ओके। सो नाउ टेलोमेयर का मतलब क्या है, टेलो का मतलब होता है ग्रीक में इंड, ठीक है, इंड सीक्वेंस। तो इंड सीक्वेंस एट द end of eukaryotic chromosome, it's help to stabilize the chromosome. Telomere end
विथ मल्टीपल सीक्वेंस। यहाँ पे रिपीट सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। एक्चुअली 5 प्राइम से जब देखोगे तो टी जी सीक्वेंस मिलेगा। टी का उल्टा क्या होता है, 3 प्राइम पे ए और जी का सी। तो 3 प्राइम पे देखोगे तो ए सी रिच सीक्वेंस मिलेगा, और 5 प्राइम पे देखोगे तो टी जी रिच सीक्वेंस मिलेगा। और जो एक्स और वाई जो देख रहे हो वो जो जनरली होगा 1 to 4 रेसिड्यू होगा, टी और जी। चलिए देख लें, देख लीजिए, है ना। 3 प्राइम पे ए सी मिल रहा है आपको, 5 प्राइम पे टी जी मिल रहा है, देख रहे हैं। ओके, बढ़े आगे, चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब देखो थोड़ा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में बात कर ले। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम किस लिए बनाते हैं भैया? तो जो जीनोमिक्स में काम कर रहा है उसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो बैक लाइब्रेरी तैयार करता हो या याक लाइब्रेरी तैयार करता हो, जो SNPs पे काम करता हो, ठीक है, जो मतलब कि ड्रास्टिकली जीनोमिक्स में काम करता हो, उसको आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किस लिए? लाइब्रेरी तैयार करने के लिए। ठीक है, चलिए, जब मान लो आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा, सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, कहा जाए कि चलिए मैंगो ट्री को सीक्वेंस करो, ठीक है, या कोई आपको ह्यूमन जीनोम को कहे तो आपको क्या चाहिए भैया? याक चाहिए, है ना। ह्यूमन जीनोम के लिए भी ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तैयार कर लिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज ट्रीटमेंट है, सोमैटिक जीन वेरिएशन है, या आपको जीन थेरेपी देनी है, तो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, तो आपको इस सब वो भी जानने की कोशिश करना है। तो डीएनए टोपोलॉजी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक लेक्चर बाकी है जो हम 4th पार्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच for staying with us. Meet in the part 4. This is part 3rd. Okay, thank you so much.